नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। आज जैसा कि आप जानते हैं 8 मार्च है। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाते हैं। तो हालांकि यहाँ आप लोगों के सामने जो लिखा गया है ये गलती से लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है कि ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, 8 मार्च की ही चर्चा कर रहे हैं। और कल आप लोगों के सामने मैं 1 से लेकर के 8 मार्च तक का, ऐसे ही 1 से 8 मार्च तक का किसका, नेशनल और इंटरनेशनल का, और एक तरफ राजस्थान का करंट अफेयर्स जो है वो मार्च महीने का उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा, अगर मैच ने बाधित नहीं किया तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आप लोगों के सामने रोजाना जैसी चर्चाएं करते हैं, यानी 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आज महिलाओं को सम्मान देने का यह दिन है। हालांकि वैसे तो महिलाएं सम्मानित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप लोगों ने सुना है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और वर्तमान में भी ये सत्य है, नारी सम्मान की पात्र और इस देश का प्रथम नागरिक के रूप में मौजूद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। और बड़े बड़े पदों पर वित्त मंत्री का पद देख लीजिए, कई राज्यों के राज्यपाल देख लीजिएगा। तो भारत में महिलाओं को समानता का अवसर जो है वो मिलने लगा है। और नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और संसद में भी महिलाओं को क्या करने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और उसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को क्या है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर तो आई है दिल्ली से। कहां से आई है साहब? दिल्ली से। दिल्ली में आप लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार जो है, यहाँ बीजेपी की पार्टी की क्या बनी है, सरकार बनी है। ठीक है, और इसकी सीएम जो है वो कौन बनाई गई है, रेखा गुप्ता को बनाया गया है। रेखा गुप्ता यहाँ पर क्या बनी है, सीएम बनी है। रेखा गुप्ता ने सीएम बनने के साथ बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। तो आज याद रखिएगा 8 मार्च के दिन इसकी शुरुआत कर दिया। 8 मार्च 2025 को अब महिलाओं को 2500 रुपए जो है एक सम्मान निधि के तौर पर देने का जो है वो ऐलान किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। आज से वो घोषणा दिल्ली में लागू हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं क्या है अगला आप लोगों का जो प्रयास है उसको जानते हैं। भारत का वह पहला शहर कौन सा होगा जहां कुल इतने एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? हालांकि यह सवाल इस प्रकार था, भारत का वह पहला शहर कौन सा है जहां पर एक्सप्रेसवे जो है, नो एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? ऐसा भारत का पहला शहर जो है वो कौन सा है जी? लखनऊ है। और लखनऊ जो शहर है एक्सप्रेसवे यहां से गुजरेंगे। आपको पता है जो रोड का काम करने वाली संस्थाएं हैं वो सब आप लोगों को मालूम होगा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जो एक्सप्रेसवे हैं, इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। यहां पर नो एक्सप्रेसवे वाला ये पहला शहर होगा। हालांकि राजस्थान के बजट में भी घोषणा की गई है कि हम एक्सप्रेसवे जो है वो राजस्थान में बनाने वाले हैं। तो यहां पर लखनऊ इसका सही जवाब होगा। और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि बताइए भैया यहां पर कितने एक्सप्रेसवे लखनऊ से गुजरने वाले हैं, तो नो एक्सप्रेसवे लखनऊ से गुजरेंगे। लखनऊ एक तरीके से नवाबों का शहर है। क्या है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। लखनवी अंदाज ही अपने आप में अलग है। यहाँ के यूपी के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। और आनंदीबेन पटेल जो है, क्या है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की क्या है जी? यहाँ ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की राज्यपाल है। इसके अलावा लखनऊ जो है, यहां से मैं कई बार बता चुका हूं, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो वर्तमान में क्या है, सांसद हैं, जो देश के कौन से मंत्री हैं, रक्षा मंत्री के तौर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बातें बहुत है आप लोगों के लिए, वैसे भी चर्चा करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। तो नो एक्सप्रेसवे वाला जो शहर है वो भारत का कौन सा है? लखनऊ शहर है। देखिएगा इसमें आपके सामने लिखा हुआ है नो एक्सप्रेसवे यहां से गुजरेंगे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर उतरने वाला अमेरिकी प्राइवेट कंपनी
का लैंडर कौन सा है ये आपको बताना है। अमेरिका में देखिए नए नए प्रकार के जो है वो आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो अमेरिका में कई समय से, पिछले समय से फाल्कन 9 रॉकेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसी फाल्कन रॉकेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, फाल्कन रॉकेट के माध्यम से अभी हाल ही में क्या किया गया है, एक लैंडर जो है वो कहां पर भेजा गया है, चंद्रमा की सतह पर उतार दिया गया है। तो वो प्राइवेट कंपनी आपकी कौन सी है? ब्लू मून कंपनी नहीं है, स्पेस एक्स एलन मस्क की नहीं है, आर्टेमिस भी नहीं है। यहाँ ब्लू गोस्ट जो कंपनी है ये कहां की है? यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो आते ही इस प्रकार के कार्य किए थे। इस बार भी जब आए तो दुनिया में शांति स्थापित नहीं करने देना चाहता, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ इस प्रकार की जो है ये घटनाएं कर रहे हैं। कभी भारत की तरफ है तो कभी जो है वो आपके रूस जैसा मुद्दा है। इन सब को लेकर के जो है वो सारी घटनाएं यहाँ पर की जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो फाल्कन रॉकेट के माध्यम से, फाल्कन रॉकेट के माध्यम से ये घटनाएं जो है वो हो रही है। चलिए अगले पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ ब्लू घोस्ट इसका क्या है? राइट आंसर है, ब्लू घोस्ट है। चंद्रमा पर पहला मानव मिशन अपोलो जो है, अपोलो 11 जो है वो भेजा गया था। भारत का पहला मिशन जो था वो रूस के सहयोग से हमने आर्यभट्ट के नाम से क्या किया था? भेजा था। और नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर पुणे मानव भेजने के लिए है। और इस आर्टेमिस मिशन के अंदर कौन शामिल है? भारत भी क्या है? अमेरिका का साथी है। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है गगनयान, गगनयान मिशन जो है वो भी इसरो भेजने वाला है। और मैंने एक बताया था, ये तो हम आसमान में उड़ान भरने के लिए चला रहे हैं। एक है समुद्रयान, क्या है? समुद्रयान जो है, ये समुद्रयान मिशन जो है इसके माध्यम से भी इसे क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है। तो इसको भी आप लोगों को समझ लेना है। तो मेरे हिसाब से चंद्रमा पर पुणे मानव भेजने की तैयारी कौन सी है? आर्टेमिस मिशन के माध्यम से, जहां अमेरिका और भारत दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में कितने किलोमीटर की रोपवे परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? उत्तराखंड भी खूब चर्चा में है पिछले काफी दिनों से, ठीक है। उत्तराखंड जो है यहाँ पर कल परसों आप लोगों को एक योजना बताई थी और ये भी बताया था कि पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के क्या है? भी सीएम है। और क्यों चर्चा में आया था ये भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर 10.5 किलोमीटर तो 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना जो है। रोपवे क्या होता है? जैसे ये पोल है और ये पोल है, इन दोनों पोल के बीच में वायर बांध दिया जाता है और उस वायर के माध्यम से यहाँ एक जैसा कटोरा मान लीजिए, एक ऐसा यंत्र यहाँ पर लगा दिया जाता है जिसमें व्यक्ति बैठकर यहाँ से यहाँ तक आराम से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। इसको रोपवे बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड में की गई। और कितने किलोमीटर की रोपवे परियोजना जो है इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है? आपको पता होगा देवभूमि के नाम से क्या किया जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। आपको मैंने कई देव स्थान, तीर्थ स्थान जो है वो बताए थे कि वो सारे उत्तराखंड से संबंधित है। 4 धाम यात्रा में जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे स्थान जो है वो यहाँ पर आप लोगों के स्थित है। तो उत्तराखंड जो है वो भी जरूर याद रखिएगा। 12.2 नहीं, 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये जो है प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वन्य जीव जो दिवस है वो अभी हाल ही में मनाया गया। आपसे पूछा गया इसकी थीम क्या थी? तो देखिए यह है 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 1 मार्च को मैंने आप लोगों को बताया था शून्य भेदभाव दिवस जो है वो भी बताया था। तो यहाँ पर वन्य जीव और जलवायु परिवर्तन नहीं है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में क्या करना है? निवेश करना है। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में क्या करना है? सुरक्षित करना है या निवेश करना है। वन्य जीव संरक्षण के लिए जो भी वित्त होगा वो लोगों पर और पृथ्वी में क्या करना है? निवेश करना है। इसकी थीम ये रही। ये 3 मार्च को जो है वो मनाया गया। वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 3 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यह दिवस वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। इसके अंदर आपको पता होगा रामसर साइट जो है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल जो स्थान है, यूनेस्को धरोहर सूची में जो शामिल है वो स्थान भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो किससे संबंधित है? धरोहर संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, इन सब के संरक्षण से संबंधित है।
हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन थ्योरियम जो है वो मिला है? 10 लाख टन जो है, 10 लाख टन कौन सा? थ्योरियम। ठीक है, ये थ्योरियम मिला है। थ्योरियम बहुत ही जो है वो लाभदायक एक तरीके से किसी देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरियम की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हाल ही में कहां पर, मंगोलिया जो क्षेत्र है इसमें चीन ने यहां पर क्या किया, चीन के जो भूवैज्ञानिक हैं, चीन के भूवैज्ञानिकों को ये क्या है, हासिल हुआ है। चाउ माउ चीनी मिनी को ये हासिल हुआ है। एक याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष सॉरी यहां पर पंचशील समझौता जो है, पंचशील समझौते का नाम आप लोगों को याद होगा, पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। चीन के चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में, जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ। बाद में इसी पंचशील समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर 1962 में चाइना ने हम पर क्या कर दिया, युद्ध थोप दिया था। तो यहां पर जो है वो चाइना, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। रूस नहीं और जापान भी नहीं। जापान एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है जापान जो है। ये होकिडो, शिकोको, क्यूशु, इन द्वीपों के रूप में बसा हुआ जापान एक अर्थक्वेक से ग्रसित एक देश है। थ्योरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। मैंने बता दिया, किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत करनी है तो उस अर्थव्यवस्था का आधार होता है ऊर्जा। जिसके पास जितनी ऊर्जा होगी, चाहे वो युवा शक्ति की ऊर्जा हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो, ये सभी ऊर्जा के रूप बड़े इंपॉर्टेंट है। भारत में थ्योरियम के भंडार केरल के समुद्र तट में जो है वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। समुद्र तट ये जो हमारा केरल का है, यहाँ पर थ्योरियम के जो भंडार है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत में थ्योरियम के भंडार जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो थ्योरियम के भंडार भारत में केरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहां पर जरूर याद रखिएगा, केरल जो क्षेत्र है वो आप लोगों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में थ्योरियम का जो योगदान है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल हमारे सामने जो है वो है, पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में जो है वो दी है? पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,880 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। एक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, इसको लेकर के जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर के जो कार्यक्रम है वो भी मैंने बताया था कहां पर आयोजित हो रहा है, पुरी, जो कि कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। वहां पर उस कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में पशुधन के स्वास्थ्य से संबंधित, पशुओं को होने वाले मुंह पका, खुरपका, इस प्रकार के जो रोग हैं, उस रोगों को बचाने के लिए इनको टीकाकरण अभियान चलाना है, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करनी है। तो इन सब के लिए क्या चलाया जा रहा है, ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए 3880 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये आपको पता है। ठीक है। और पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं की बीमारी जो है उसको नियंत्रित करना है, उसको काबू में रखना है। इसके बाद है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। और कल एक बात बताया था, भारत का वो राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक डॉल्फिन है? क्या है? सर्वाधिक नदी डॉल्फिन जो है वो कहां पर पाई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक जो है वो आपको बताया था यूपी के अंदर पाई जाती है। यूपी में सर्वाधिक जो है वो नदी डॉल्फिन पाई जाती है। और भारत में इन डॉल्फिनों की संख्या जो है वो है लगभग 6,327। लगभग कितनी है? 6,327 जो है वो भारत में डॉल्फिनों की संख्या है। उसमें सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पर पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। और डॉल्फिन आपको पता है राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है जी? राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा जो है, जलीय जीव, इसका दर्जा जो है इसे क्या है, प्राप्त है जी। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर बढ़े तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया। डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली में जो है वो पाई जाती है। ठीक है जी। अगला सवाल है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसके लिए एक क्या किया जा रहा है, वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। जनेवा में नहीं, फ्रांस के पेरिस में भी नहीं, न्यूयॉर्क में भी नहीं,
कहां पर? नई दिल्ली के अंदर विश्व सतत विकास लक्ष्य को लेकर के, यानी सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम जिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं वो कभी ना कभी खत्म जरूर होंगे, तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उनका दोहन करें, उसको लेकर के हमारा जो विकास है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर है ये सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है टेहरी, उसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से क्या करना है, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी इस शिखर सम्मेलन के अंदर कितनी ऊर्जा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 50% ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से हम लोग हासिल करें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। चलें आगे, 9वां सवाल है, हाल ही में नेपाल के साथ भारत ने किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा में, जल स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता अभी हाल ही में किया है, ये लिखा हुआ है। नेपाल जो है इसके साथ भारत ने किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? आपको पता होगा नेपाल की राजधानी जो है वो क्या है, काठमांडू है। क्या जी? काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, और जो हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रमुख स्थान भी रहा है काठमांडू। भारत और नेपाल की सीमाएं आपस में लगती है, हालांकि भारत और नेपाल में आपस में एक दूसरे देश में जाना सबसे आसान है, और इसी नेपाल का जो है वो यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के जो घुसपैठिए हैं वो मान लो, या विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी संगठन है वो भारत में घुसने के लिए इसी नेपाल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो है वो जल और स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में अभी हाल ही में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता जो है वो हमेशा से माना जाता है। जब से नेपाल जो है वो भारत से अलग है, तो तब से भारत और नेपाल के, आज भी ये रियलिटी है कि भाई नेपाल चाहे कितना भी चाइना के बगल में जाकर खड़ा हो जाए, लेकिन वहां की इकोनॉमी है, वहां की जो खान पान की वस्तुएं सब इंडिया से जाती है, उसी की बदौलत वो जो है वो जीता रहता है। तो यहाँ पर अधिकांश रहने वाले लोग भी नेपाल में भारतीय ही हैं। अगला सवाल है, टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन संचालित भारी ट्रकों का परीक्षण किस उद्देश्य से किया है? टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन से चालित भारी जो ट्रक है उनका परीक्षण किस उद्देश्य से किया है? शहरी परिवहन के लिए, लंबी दूरी के परिवहन के लिए, सैन्य उपयोग के लिए, कृषि उपयोग के लिए नहीं, सैन्य उपयोग के लिए नहीं, शहरी परिवहन के लिए नहीं। लंबी दूरी का जो परिवहन होता है उनमें जो ट्रक चलते हैं, उन ट्रकों के इस्तेमाल के लिए अभी हाल ही में हाइड्रोजन चालित भारी जो ट्रक है उनका यूज टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। तो टाटा जो है इसने अभी हाल ही में लंबी दूरी के बाहरी वाहन जो चलते हैं उसके लिए क्या किया है, एक परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में किया है। यह है टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। टाटा मोटर्स क्या है, सबसे बड़ी कंपनी है। और आपको पता होगा रतन टाटा जो है, रतन टाटा ने कहा था कि मैंने अपने पसीने से इस कंपनी को सींचा है। हाइड्रोजन ईंधन एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो हाइड्रोजन से चलने वाले जो भी संसाधन है उनको धीरे धीरे सरकार भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। इलेक्ट्रिकल वाहन है, हाइड्रोजन संचालित वाहन है, इनके लिए सरकार सब्सिडी भी क्या करती है, प्रदान करने का कार्य करती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो 10 सवालों पर मैंने आप लोगों से चर्चा की है आज इस क्लास में, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों को ये 10 सवालों की क्लास उपलब्ध करा दी है। बहुत है, 10 सवाल पर्याप्त है। कल कोशिश करेंगे कि आपको पूरे सवाल सप्ताह भर के 1 से लेकर 8 तारीख तक के पूरे उपलब्ध करवा सकूं। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर अवगत कराइए। क्लास में और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे आपके एग्जाम में आपको बेहतर मदद मिले? देखिए, आपका टारगेट एक है, समझ गए, और आपका उद्देश्य यही है कि आपको जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उस परीक्षा में आपको सफलता मिले। और सफलता तब मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगे, सही रणनीति लेकर, सही टारगेट लेकर और सही नीति के साथ कार्य करोगे। तो आपको आने वाले समय में सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।